हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने नाउन के फर्स्ट पार्ट को डिस्कस किया था, जिसमें हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज हम उसके आगे का पार्ट 2 डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ से स्टार्ट करेंगे और देखते हैं ये हमसे क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कहता है देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बाइनोकुलर मेड फॉर एडल्ट्स बेस्ड ऑन द एक्टिविटीज दैट दे एंजॉय। अच्छा, अब पहले तो समझने की कोशिश करते हैं हमसे क्या कह रहा है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बाइनोकुलर। बाइनोकुलर का मतलब क्या होता है? दूरबीन, है ना, जिससे बहुत दूर का देखा जा सकता है। तो ये कह रहे हैं कि अलग अलग प्रकार के दूरबीन होती हैं मेड फॉर एडल्ट्स, जो युवाओं के लिए बनाई जाती हैं बेस्ड ऑन द एक्टिविटीज़। बेस्ड माने होता है उस चीज़ पे आधारित होना, ठीक है, उनकी गतिविधियों पे आधारित होती हैं वो, दैट दे एंजॉय, जिसे वो करना पसंद करते हैं। तो अलग अलग युवाओं के लिए अलग अलग तरीके की दूरबीन बनाई जाती हैं और वो दूरबीन उनकी चॉइस, उनकी गतिविधियों के हिसाब से बनाई जाती हैं। अब इसमें गलती कहाँ पे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, बहुत सारी नाउन्स ऐसी होती हैं जिन्हें हम हमेशा जोड़े में यानी पेयर में यूज़ करते हैं, जैसे कि ट्राउज़र। कौन सा? ट्राउज़र्स। एक चश्मा होता है, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्पेक्टिकल्स। क्योंकि देखो, चश्मे को भी आप हमेशा जोड़े में यूज़ करोगे। कैसे यूज़ करोगे? एक लेंस ये होगा, एक लेंस ये होगा, और फिर ये नज़र का चश्मा होता है, उसकी बात कर रहे हूँ। तो जितनी भी चीज़ें आप हमेशा जोड़े में यूज़ करेंगे, वहाँ पे हमेशा उसमें एस लगता ही लगता है। ऐसा नहीं हो सकता कि उसमें एस नहीं लगा हो, ठीक है। तो आप देखें, मैंने आपको पहला वर्ड कौन सा बताया था? पहला वर्ड था हमारा स्पेक्टिकल्स। स्पेक्टिकल्स। दूसरा ट्राउजर्स। तीसरा, अब आप दूरबीन की अगर बात करें तो दूरबीन आप जब यूज़ करते हो तो दूरबीन के दो हिस्से होते हैं, दोनों आंखों के लिए होते हैं। वो दूरबीन दोनों आंखों के लिए होती है। ऐसा नहीं कि एक सिंगल आंख के लिए दूरबीन है। सिंगल आंख के लिए टेलीस्कोप होता है, दूरबीन नहीं होती है, या माइक्रोस्कोप होता है। तो अगर आप दूरबीन को जोड़े में यूज़ करते हो तो उसको इंग्लिश में क्या कहोगे? बाइनोकुलर्स। उसमें एस लगा ही होगा, ऐसा नहीं हो सकता या कि नहीं लगा हो। और आप गौर करें तो क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे क्या लिखा है? देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ बाइनोकुलर। यही गलती हो गई इसके अंदर। यहाँ क्या लिखा है? बाइनोकुलर। होना क्या चाहिए था? बाइनोकुलर्स, यानी इसमें एस लगा होना चाहिए था, जो नहीं लगा है। तो बी पार्ट में एरर आ रही है आपकी, बाकी सब सही है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बाइनोकुलर्स मेड फॉर एडल्ट्स, जो बनाई जाती हैं युवाओं के लिए, बेस्ड ऑन द एक्टिविटीज़, उनकी गतिविधि पर आधारित, दैट दे एंजॉय, जो वो करना पसंद करते हैं, ठीक है। बी पार्ट में एरर थी, बाइनोकुलर की जगह बाइनोकुलर्स होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हमसे क्या कह रहा है। न्यू फर्नीचर वर ऑर्डर्ड। नया फर्नीचर ऑर्डर किया गया था फॉर द प्राइमरी क्लासेस। प्राइमरी क्लासेस के लिए, छोटी क्लासेस के लिए, छोटी कक्षाओं के लिए। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था कि कुछ वर्ड्स, कुछ नाउन्स ऐसी होती हैं जिनमें एस नहीं लगता है, जैसे कि फर्नीचर, ठीक है, इसमें एस नहीं लगता है। जैसे कि ज्वेलरी, सीनरी, जैसे कि पोएट्री। तो ये वो वर्ड्स हैं, फर्नीचर, सीनरी, पोएट्री, इक्विपमेंट, जिनमें एस नहीं लगता है। ये हमेशा सिंगुलर काउंट होते हैं, एक ही यूनिट माने जाते हैं, ठीक है। अगर ऐसा है, ये हमेशा सिंगुलर काउंट होते हैं, एक ही यूनिट माने जाते हैं, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल क्या कहता है कि अगर आपका सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर, एक वचन है, तो आपका जो वर्ब है वो भी कैसी होगी? सिंगुलर होगी, प्लुरल नहीं हो सकती है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, ठीक है।
और अगर सब्जेक्ट प्लर होता तो वर्ब भी कैसी होती, प्लर होती। लेकिन सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर होगी। ये तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहता है। अगर ऐसा है तो फर्नीचर हमेशा सिंगुलर होता है, और अगर फर्नीचर सिंगुलर होता है तो उसके साथ वर्ब भी कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर आनी चाहिए। तो यहाँ वर गलत है, वर की जगह क्या आना चाहिए था, वॉज। यानी बी पार्ट में एरर आती है, न्यू फर्नीचर्स वॉज ऑर्डर्ड फॉर द प्राइमरी क्लासेस। न्यू फर्नीचर को ऑर्डर किया गया था प्राइमरी क्लास के लिए। ये वर गलत था, वर की जगह क्या आना चाहिए था, वॉज आना चाहिए था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ए स्टडी कंडक्टेड इन 5 स्टेट शोज दैट, स्टडी का मतलब था अध्ययन, एक अध्ययन किया गया था 5 राज्यों में, शोज दैट जो ये दर्शाता है, द 2 चाइल्ड नॉर्म जो 2 बच्चों का कानून है, नॉर्म माने कानून, नियम होता है, was responsible for the largest number of disqualified candidates in पंचायत इलेक्शंस। तो एक अध्ययन किया गया था 5 राज्यों में जो ये बताता है, जो दर्शाता है कि जो 2 बच्चों का कानून था वो जिम्मेदार था। वॉज रेस्पॉन्सिबल, रेस्पॉन्सिबल मान होता है जिम्मेदार होना। किस चीज़ के लिए जिम्मेदार था, फॉर द लार्जेस्ट नंबर ऑफ डिसक्वालिफाइड स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स। लार्जेस्ट नंबर का मतलब होता है सबसे बड़ी संख्या में उन कैंडिडेट के लिए जो डिसक्वालीफाइड हो गए थे। डिसक्वालीफाइड का मतलब जो बाहर हो गए थे, जिनकी इलेक्शन से बाहर होने की रद्द हो गई थी सदस्यता, किसमें, इन पंचायत इलेक्शंस, पंचायत इलेक्शन में। ऐसा हुआ जब पंचायत के इलेक्शंस हुए तो उसमें एक कानून बनाया गया कि जिस व्यक्ति के 2 से ज़्यादा बच्चे हैं वो पंचायत इलेक्शन नहीं लड़ सकता। जैसे ही ये कानून बना तो इस कानून को बनने के बाद में बहुत सारे लोग जो इलेक्शन लड़ने के लिए खड़े हुए थे वो इस कानून की वजह से उस इलेक्शन से बाहर हो गए। ठीक है, अब गलती देखते हैं क्या है। ए स्टडी कंडक्टेड इन 5 स्टेट, देखो गौर से देखना। कल हमने क्या पढ़ा था, कल हमने पढ़ा था कि अगर यहाँ 1 लिखा है तो उसके बाद क्या आएगा, 1 पेन। लेकिन अगर यहाँ लिखा होता 1 पेन की जगह 2 पेन्स, ठीक है, मैं डिस्कस कर लेता हूँ फिर से आपसे। यहाँ लिखा था 1 पेन, यहाँ 1 लिखा है तो यहाँ सिंगुलर ही आएगा। लेकिन अगर यहाँ 2 लिखा है तो यहाँ सिंगुलर नहीं आ सकता, प्लुरल आएगा। अब अगर आप बात कर रहे हो 5 राज्यों की तो यहाँ क्या आएगा, 5। अब आप खुद बताओ यहाँ स्टेट आना चाहिए या स्टेट्स आना चाहिए, स्टेट तो गलत हो गया ना, तो 5 के साथ क्या आना चाहिए, 5 स्टेट्स, है ना। 5 राज्यों की बात हो रही है, एक राज्य नहीं, 5 राज्यों की बात हो रही है। तो अगर ऐसा है तो आप देखें क्वेश्चन क्या कह रहा था हमसे, ए स्टडी कंडक्टेड इन 5 स्टेट। ए पार्ट में एरर आती है, स्टेट की जगह स्टेट्स होना चाहिए था, ये गलती इसके अंदर। शोज दैट द 2 चाइल्ड नॉर्म वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लार्जेस्ट नंबर ऑफ डिसक्वालीफाइड स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स इन पंचायत इलेक्शंस। ठीक है, तो ए पार्ट में एरर है, स्टेट की जगह स्टेट्स आना चाहिए था, क्योंकि आप 5 राज्यों की बात कर रहे हो, एक राज्य की बात नहीं कर रहे हो। नाउन कंपाउंड का टॉपिक है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 देखते हैं हम कौन सा है। ऑफ दीज का मतलब इन सब में से, ठीक है, किन सब में से, दलित्स, आदिवासीज एंड ओबीसीज, है ना। अगर इन सब की बात की जाए तो जो दलित हैं, जो आदिवासी हैं और जो ओबीसी हैं, फॉर्म्ड एन ओवरवेलमिंग 80% ऑफ द पॉपुलेशन। तो अगर देश की पूरी जनसंख्या की बात की जाए, उस पूरी जनसंख्या में से दलित, आदिवासी और ओबीसी जो हैं ये मिलके भारत की पूरी जनसंख्या का 80% बनते हैं। यानी भारत की 80% जनसंख्या इनसे ही बनती है, ओबीसी, आदिवासीज और दलित। ठीक है, ऐसा इसमें कह रहे हैं। अब इसमें गलती ढूंढते क्या है, ऑफ दीज दलित, आदिवासी, ओबीसी फॉर्म्ड एंड ओवरवेलमिंग 80%। बच्चों
गौर से देखेंगे क्या गलती इसके अंदर। मैंने आपसे ये कहा कि मुझे 100 का 80% निकाल के बताओ कितना होगा। ठीक है, तो 100 का 80% कितना होगा? 80। ठीक है, तो अगर आप परसेंटेज की बात करते हो तो परसेंटेज चाहे कितनी भी हो, 70%, 60%, 45%, 35%, किसी भी एक संख्या का जो परसेंटेज होता है वो सिंगल नंबर होता है। बहुत सारे नंबर तो नहीं आ रहे ना। अगर सपोज दैट मैंने आपसे ये कहा आप 200 का 10% निकालो, तो 200 का 10% सिंगल डिजिट आएगी, ऐसा नहीं कि 2-3 डिजिट्स आ जाएं। कितना आएगा 200 का 10%? अगर आप देखें तो इसमें से ये गया, ठीक है, तो 20 आ गया, सिंगल डिजिट आ रही है। अब ऐसा थोड़ी हो रहा है कि 20 भी आ रही है, 21 भी आ रही है, 22 भी आ रही है, 23 भी आ रही है, नहीं ना, केवल 20 ही तो आ रही है। तो परसेंटेज हमेशा सिंगल डिजिट होता है, बहुत सारी डिजिट्स नहीं होती हैं, तो उसमें कभी भी एस नहीं लगता है। परसेंटेज में परसेंटेजेस नहीं होता है, ये गलत हो गया है ना। परसेंटेज होना चाहिए था, परसेंटेजेस नहीं हो सकता था। तो परसेंटेज होता है, इसमें एस नहीं लगता है। और आप गौर से देखिए क्वेश्चन को, यहाँ क्या लिखा है, यहाँ पे 80% लिखा है, तो आपकी बी पार्ट में एरर आती है। परसेंटेजेस की जगह क्या आना चाहिए था? परसेंटेज। ठीक है, ये इसके अंदर गलती है। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। वो हमसे क्या कह रहा है? डेविड enquired फ्रॉम डोर्स टू डोर्स। इंक्वायर माने होता है जानकारी लेना, पूछताछ करना, है ना। इंक्वायरी काउंटर होता नहीं वहाँ पे रेलवे स्टेशन पे या किसी भी एक हॉस्पिटल वगैरह में, जहाँ पे आप इंक्वायरी यानी आप पूछताछ करते हो। तो डेविड ने क्या करा था? पूछताछ करी थी फ्रॉम डोर्स टू डोर्स, घर घर जाके, हर एक दरवाजे पे जाके, एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे, उसने घर घर जाके हर एक दरवाजे पे जाके पूछताछ की थी। अब हमने कल भी क्वेश्चन डिस्कस करा था कि अगर आप पूछताछ के लिए जा रहे हो, मान लो डेविड है, बहुत सारे घर हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये घर हैं, और डेविड को पूछताछ करनी है। तो डेविड ऐसा तो है नहीं कि इस वाले घर में भी पूछताछ करेगा और उसी समय पे इस वाले में घर में भी कर लेगा, नहीं ना। एक बार में एक ही घर में पूछताछ की जा सकती है। तो पहले इसमें करेगा, फिर इसमें करेगा, फिर इसमें करेगा, फिर इसमें करेगा, इसके बाद यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, लास्ट में यहाँ जाएगा, है ना। यानी एक एक करके जाएगा, पहले एक दरवाजे पे, फिर दूसरे दरवाजे पे, फिर तीसरे दरवाजे पे, एक साथ सारे दरवाजों पे नहीं जा सकता है। तो ये क्वेश्चन हमने कल भी डिस्कस करा था, ये कॉन्सेप्ट हमने कल भी डिस्कस करा था। फिर से देख लेते हैं यहाँ पे क्या गलती है कि यहाँ पे सी पार्ट में एरर आ रही है। डोर्स टू डोर्स नहीं हो सकता, डोर टू डोर होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? डोर टू डोर। और यहाँ क्या लिखा है? डोर्स टू डोर्स, ये गलत है, सी पार्ट में एरर आ रही है, डोर टू डोर होना चाहिए था। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो हमसे क्या कह रहा है? देखिए, हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स को जो सीनियर है लग रहा हो मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ, तो यूट्यूब तो वैसे भी आपको ऑप्शन देता है 2x करके देख लो, 1.5x करके देख लो, वो देख सकते हैं। लेकिन जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उन्हें थोड़ा स्लो ही पढ़ाना पड़ेगा ताकि उनके कॉन्सेप्ट्स ईजिली समझ में आ सकें। और अभी तो हम केवल क्वेश्चन और उसका आंसर डिस्कस कर रहे हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, धीरे 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 हम क्वेश्चंस की बिल्कुल डेप्थ में जाएंगे, एक एक पार्ट ऑफ स्पीच को देखेंगे। अभी मैं आपको इसमें ये नहीं बता रहा हूँ कि इसमें वर्ब कौन सी है, प्रेपोजिशन कौन सी है, मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट कौन है, कौन सी फ्रेज बन रही है, कौन सी क्लॉज बन रही है, कौन सी यहाँ पे मॉडिफाई फ्रेज है, कौन सी नहीं है, ये अभी कुछ भी डिस्कस नहीं कर रहे हैं हम। ठीक है, और सिर्फ क्वेश्चन और उसका आंसर और एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमें होना चाहिए वो हम देख रहे हैं बस। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो 15 वाले में हमने गलती देख ली थी, क्या थी? डोर टू डोर होना चाहिए था, सी पार्ट में एरर है। 16 क्वेश्चन, प्लेटिनम इज कॉस्टलियर देन, कॉस्ट दिखनी, कॉस्टली माने होता है महंगा होना, और उसकी कंपैरेटिव फॉर्म हो जाएगी कॉस्टलियर। यानी आप तुलना कर रहे हो, प्लेटिनम की तुलना कर रहे हो किससे? एनी अदर मेटल, अन्य किसी मेटल से जो कि धरती पे पाया जाता है, फाउंड ऑन अर्थ, फाउंड ऑन अर्थ। तो हमसे कह क्या रहे हैं
कि प्लेटिनम इज़ कॉस्टलियर, प्लेटिनम महंगा होता है देन एनी अदर मेटल्स, किसी अन्य मेटल के मुकाबले फाउंड ऑन अर्थ, जो धरती पे पाए जाते हैं। तो जितने भी मेटल धरती पे पाए जाते हैं उन सब में अन्य मेटल्स के मुकाबले प्लेटिनम महंगा होता है, गोल्ड से ज़्यादा महंगा होता है प्लेटिनम। अब इस कॉन्सेप्ट को आप नोट करें, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर कहीं लिखा है एनी, तो एनी के साथ यहाँ पे जो भी नाउन आएगी वो आप प्लूरल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर एनी के साथ यहाँ अदर लग गया है, अदर का मतलब होता है बहुत सारों में से कोई केवल एक दूसरा, ठीक है। एनी का मतलब क्या होता है, बहुत सारों में से कोई एक। तो एनी के साथ प्लूरल आएगा क्योंकि पहले आप बहुत सारों की बात करोगे और इन बहुत सारों में से कोई भी एक लोगे। लेकिन एनी अदर का मतलब होता है बहुत सारों में से सिर्फ एक, कोई भी एक नहीं, सिर्फ एक। जबकि एनी का मतलब क्या था, बहुत सारों में से कोई भी एक। लेकिन एनी अदर का मतलब बहुत सारों में से कोई भी सिर्फ एक। तो एनी के साथ नाउन जो आ गई प्लूरल आ सकती है, लेकिन एनी अदर के साथ जो भी नाउन आएगी वो कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, ठीक है। यानी अगर यहाँ लिखा है एनी तो इसके साथ क्या आ सकता था, मेटल्स। लेकिन अगर लिखा है एनी अदर तो अब सिंगुलर आने का है, यानी मेटल आएगा, मेटल्स नहीं आ सकता, सिंगुलर चाहिए ना। तो अगर ऐसा है तो यहाँ पे आप देखें गलती कहाँ पे आती है, गलती बी पार्ट में नज़र आती है। एनी अदर लिखा है, अगर एनी अदर लिखा है तो यहाँ पे मेटल्स नहीं आ सकता, मेटल आएगा, ये गलती है इसके अंदर, ठीक है। गलती कहाँ पे आई, यहाँ पे मेटल होना चाहिए था, मेटल्स नहीं हो सकता क्योंकि एनी के साथ अदर लिखा है, ठीक है। बी पार्ट में एरर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 हमसे क्या कहता है, दिस कॉन्ट्रावीन्स, कॉन्ट्रावीन्स माने होता है हस्तक्षेप करना, उसमें अड़ंगा डालना। दिस कॉन्ट्रावीन्स द 73rd अमेंडमेंट, अमेंडमेंट माने होता है संशोधन। आपको पता है संविधान के अंदर हमारे जितने भी अनुच्छेद हैं, जो भी आपके, उनमें समय समय पे संशोधन होता रहता है, विच एम्स टू गिव पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। तो कोई भी एक संशोधन है या कोई भी एक कानून है या कोई भी एक नियम है, वो क्या कर रहा है, अड़चन पैदा कर रहा है, किसमें, द 73rd अमेंडमेंट, 73वें संशोधन में। अच्छा, अब ये जो 73rd अमेंडमेंट है ये है क्या, विच एम्स, इसका उद्देश्य है टू गिव पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। टू गिव, गिव माने होता है देना, क्या देना, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, किसको, टू पीपल, लोगों को, फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़, जो कहाँ से आते हैं, छोटी जातियों से या पिछड़ी हुई या दबी हुई कम्युनिटीज़, मतलब समाज से आते हैं, इन डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस। डेमोक्रेटिक माने होता है लोकतांत्रिक और प्रोसेसेस माने होता है प्रक्रियाएं। तो लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में प्रतिनिधित्व देना, राजनीतिक प्रतिनिधित्व देना उन लोगों को जो बहुत पिछड़ी हुई या कहना चाहिए नीचे की समाज से आते हैं, उसको प्रतिनिधित्व देना उद्देश्य है। एम्स माने उद्देश्य होता है किसका, 73rd अमेंडमेंट एक्ट का। तो इसके बारे में सारी बात है, दे रखी है। अब इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। दिस कॉन्ट्रवीन्स, अच्छा कॉन्ट्रवीन्स का मेन वर्ब है तो इससे व्हाट या हुम का जवाब ऑब्जेक्ट देगा। देखिए मैंने आपसे डिस्कस नहीं करा अभी तक कि सब्जेक्ट जो होता है वो किसका जवाब देता है। मेन वर्ब से हु का जवाब कौन देता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसका जवाब देता है, हु का, यानी कौन का। और मेन वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होता है वो किसका जवाब देता है, या तो व्हाट का या हुम का, ठीक है। इसे हम डिस्कस करेंगे जब नाउन के डिटेल्स में हम थ्योरी पढ़ेंगे तब। अभी मैं आप लोगों से ज़्यादा डिस्कस कर भी नहीं रहा था। और देखते क्वेश्चन क्या कहता है, दिस कॉन्ट्रवीन्स व्हाट, द 73rd अमेंडमेंट विच एम्स,
ये सिंगुलर है 73rd अमेंडमेंट, तो उसके लिए एम सही है। टू गिव पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन टू पीपल, लोगों को राजनीतिक प्रतिनिधि देना, फ्रॉम मार्जिनाइज कम्युनिटीज इन डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस, जो कहाँ से आते हैं, बहुत नीचे की पिछड़ी हुई समाज से आते हैं, और किस में देना उन्हें प्रतिनिधि, इन डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस। तो यहाँ पे दिस कॉन्ट्रावीन्स सही है, उसके ऑब्जेक्ट के रूप में कॉन्ट्रावीन्स व्हाट, द 73rd अमेंडमेंट, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, ये भी सही है। विच एम्स, जिसका उद्देश्य है, ये सही है। टू गिव इन्फिनेटिव है, ये भी सही है। टू गिव व्हाट, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, ये इस इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट है, ये भी सही है। टू पीपल, लोगों को, ये भी सही है। फ्रॉम मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़, ये भी सही है। इन डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस, जब कहीं कोई गलती नज़र नहीं आए ना, तो मान लेना चाहिए कि क्वेश्चन का आंसर क्या है, नो एरर। तो ऑप्शन नंबर डी, नो एरर, इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18। आफ्टर डीमोनेटाइजेशन, नोटबंदी के बाद, ब्रिंगिंग बैक ऑफ नॉर्मल फंक्शनिंग, सामान्य रूप से कार्य को वापस लेके आना। ब्रिंगिंग बैक मतलब था वापस लेके आना, ऑफ नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द वर्किंग बॉडीज, जितनी भी आपकी सरकारी संस्थाएं हैं, इज द बिगेस्ट कंसर्न फॉर द पीपल नाउ, ये सबसे बड़ा चिंता का विषय है। नाउ मतलब क्या होता है, अब, इस समय। तो नाउ का मतलब होता है अब, ये सबसे बड़ा चिंता का विषय है। बिगेस्ट मतलब सबसे बड़ा, ठीक है। कंसर्न फॉर द पीपल नाउ। अब देखते हैं इसमें गलती क्या है। आफ्टर डीमोनेटाइजेशन, यानी नोटबंदी के बाद, ब्रिंगिंग बैक ऑफ नॉर्मल फंक्शनिंग, सामान्य रूप से कार्य को वापस लेके आना, ऑफ द वर्किंग बॉडीज, जितनी भी आपकी कार्यकारी संस्थाएं उनकी, इज, ठीक है, द बिगेस्ट कंसर्न। देखिए चिंता का मतलब क्या होता है, कंसर्न, ये चिंता का विषय है, इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न। तो यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो द क्या है, आर्टिकल, बिगेस्ट क्या है, सीनियर स्टूडेंट्स को पता होगा, सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के बाद यहाँ पे किसकी ज़रूरत होती है, नाउन की, ठीक है। अगर आप गौर से देखें तो अगर आपने यहाँ पे आर्टिकल का यूज़ किया है, उसके बाद एडजेक्टिव आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, नाउन। इसको मिला के क्या बन जाएगी, नाउन फ्रेज बन जाएगी। अगर ऐसा है, यहाँ पे आप गौर से देखें कि यहाँ पे आर्टिकल आ रहा है, एडजेक्टिव आ रहा है, तो यहाँ क्या आना चाहिए था, नाउन। जबकि कंसर्न क्या है, एडजेक्टिव। यही गलती हो गई यहाँ पे। यहाँ पे कंसर्न की जगह क्या आना चाहिए था, कंसर्न, CERN, कंसर्न आना चाहिए था, ना कि कंसर्न्ड। तो गलती क्या है यहाँ पे, आप गौर से देखें तो यहाँ पे ये ED गलत लिखा है, केवल कंसर्न आना चाहिए था, ना कि कंसर्न्ड। तो एरर कौन से पार्ट में आती है, एरर आती है आपकी डी पार्ट में, ठीक है। कंसर्न की जगह कंसर्न आना चाहिए था, ये इसमें गलती है। आफ्टर डीमोनेटाइजेशन, यानी नोटबंदी के बाद में, ब्रिंगिंग बैक ऑफ नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द वर्किंग प्रायोरिटीज इज द बिगेस्ट कंसर्न फॉर द पीपल नाउ, ठीक है। एरर इन पार्ट डी। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। रश्मि वॉज नॉट वियरिंग अ हेलमेट, रश्मि वॉज नॉट वियरिंग अ हेलमेट वाइल राइडिंग अ स्कूटी, ठीक है। रश्मि हेलमेट नहीं पहन रही थी जिस दौरान वो स्कूटी चला रही थी। सो बाय द टाइम, तो जिस समय तक शी रीच्ड माई होम, वो मेरे घर पहुंची थी, हर हेयर्स वर ऑल मेस्ड अप, उसके सारे बाल उलझ गए थे, चिड़िया के घोंसले की तरह हो गए थे, है ना, ऐसे हो गए थे। अब मैं बार बार कह रही थी रश्मि से हेलमेट पहन ले, हेलमेट पहन ले, लेकिन उसने कहा नहीं आज हेलमेट नहीं पहनना है, आज तो ऐसे ही चलना है। लेकिन ज़्यादा मस्ती जो होती है वो, ज़्यादा मज़ा जो होता है वो एकदम सजा बन जाता है। तो सारे बाल जो हैं उसके ऐसे बिगड़ गए कि बस क्या बताया जाए। तो अब गलती क्या है इसमें डिस्कस कर लेते हैं। रश्मि वॉज नॉट वियरिंग अ हेलमेट,
रश्मि ने हेलमेट नहीं पहना था वाइल राइडिंग अ स्कूटी, है ना, जब वो स्कूटी चला रही थी। सो बाय द टाइम, सो का मतलब क्या होता है, तो बाय द टाइम का मतलब जिस समय तक, शी रीच्ड माई होम, तो जिस समय तक वो मेरे घर पहुंची थी, हर हेयर्स वॉज ऑल मैज्ड अप, तो उसके सारे बाल जो थे ना वो उलझ गए थे। अब मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर आप जनरल सेंस में कह रहे हो ना कि हेयर की बात कर रहे हैं आप, हेयर, तो ये हमेशा जनरल सेंस में कैसे यूज होता है, सिंगुलर, इसमें एस नहीं लगता, क्योंकि हेयर कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। आप किसी के बाल गिन सकते हो क्या? हाँ, गंजे व्यक्ति के तो गिन सकते हो, जो जिसके कम बाल हो उसके गिन सकते हो, गंजे के तो एक भी नहीं है, और कम जिसके बाल हैं उसके गिन सकते हो, लेकिन जिसके नॉर्मल बाल हैं, बढ़िया बाल हैं, बहुत घने बाल हैं, उसके एक एक बाल तो गिनोगे नहीं बैठ के आप, इतना खाली तो कोई भी नहीं है। इसलिए हेयर को कैसा माना जाता है, अनकाउंटेबल नाउन। और अगर हेयर को अनकाउंटेबल नाउन माना जाता है तो अनकाउंटेबल नाउन हमेशा कैसे होते हैं, सिंगुलर, यानी एक वचन में। अगर अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं तो उनमें एस नहीं लगता है। तो इतना बड़ा गुना यहाँ क्यों किया गया है, यहाँ पे एस क्यों लगाया गया है हेयर में, गौर से देखें ज़रा, क्या लिखा है, हर हेयर्स, क्या बात है, हेयर आना चाहिए था ना, हेयर्स नहीं आ सकता। तो कौन से पार्ट में गलती आती है, ऑप्शन नंबर डी में गलती है, रश्मि वॉज नॉट वियरिंग अ हेलमेट वाइल राइडिंग अ स्कूटी, सो बाय द टाइम, तो जिस समय तक शी रीच माई होम, मेरे घर आई थी, हर हेयर्स नहीं आएगा, हर हेयर आएगा, हर हेयर वॉज ऑल मैज्ड अप। ठीक है, देखिए इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये हमसे क्या कह रहा है, दिस स्पोर्ट सीजन, ठीक है, वुमेन एथलीट्स हैव outperformed men athletes in most of the primarily male dominant sports दिस स्पोर्ट्स सीजन, यानी दिस मानी क्या होता है, इस, ठीक है, इस स्पोर्ट के सीजन में विमेन एथलीट्स, जो महिलाएं एथलीट हैं, हैव आउट परफॉर्म्ड, उन्होंने, आउट परफॉर्म का मतलब होता है पछाड़ दिया है, उनसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। तो किसको पछाड़ दिया है, मैथ एथलीट्स, यानी पुरुष एथलीट्स को, इन मोस्ट ऑफ दी, किसमें, ज़्यादातर, प्राइमरली मेल डोमिनेंट, यानी मेल डोमिनेंट का मतलब ऐसे खेलों में पछाड़ दिया है जिनमें मुख्य रूप से जो मर्द होते हैं, जो आदमी होते हैं, उनका ज़्यादा सिक्का चलता है, ज़्यादा उनकी उसमें चांसेस होते हैं जीतने के, ऐसे स्पोर्ट्स में। गलती क्या है इसके अंदर, ये देखते हैं, दिस स्पोर्ट्स सीज़न, इस स्पोर्ट्स सीज़न में, देखिए ये सब आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक महिला की बात कर रहे हो तो उसे क्या बोलते हैं, वुमेन, लेकिन बहुत सारी महिलाओं की बात कर रहे हो तो उसमें क्या हो जाता है, वीमेन, MEN हो जाता है। इसी तरीके से अगर आप किसी एक पुरुष की बात कर रहे हो तो उसे बोलते हैं MAN, लेकिन बहुत सारे मर्दों को, बहुत सारे आदमियों को क्या बोलते हैं, MEN, ये सिंगुलर है, ये प्लुरल है, सेम इट इज, ये सिंगुलर है और WOMEN ये प्लुरल है ना। अब ऑब्वियसली अगर आप क्वेश्चन को गौर से देखें, ठीक है, अगर आप गौर से क्वेश्चन को देखें तो यहाँ क्या लिखा है, दिस स्पोर्ट्स सीजन विमेन एथलीट्स, यानी जितनी भी महिलाएं एथलीट हैं, एक महिला की बात नहीं हो रही है, बहुत सारी की हो रही है, तो वुमेन तो बिल्कुल सही लिखा है। उन्होंने क्या करा है, पछाड़ दिया है, किसे पछाड़ दिया है, मेन एथलीट्स, मेन एथलीट्स मतलब पुरुष जो मर्द हैं उन एथलीट्स को। अब बहुत सारे मर्दों की बात हो रही है, अगर बहुत सारे मर्दों की बात हो रही है तो यहाँ MAN आना चाहिए या MEN आना चाहिए, तो यहीं पे गलती है। अगर आप गौर से देखें तो MAN की जगह MEN आना चाहिए था, सी पार्ट में एरर है, ठीक है। तो ये हमारे इस सीरीज़ के 10 क्वेश्चंस थे जो हमने डिस्कस करे। मैं एक बार आपको फिर से इनका आंसर बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या था, देयर आर
देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ बाइनोकुलर। देखो दूरबीन हमेशा जोड़े में बनती है, तो सिंगुलर नहीं हो सकता। बाइनोकुलर की जगह क्या आना चाहिए था? बाइनोकुलर्स। क्या आना चाहिए था यहाँ पे? बाइनोकुलर्स। यानी कौन से पार्ट में गलती आई? बी पार्ट में एरर आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू फर्नीचर। फर्नीचर अपने आप में हमेशा सिंगुलर होता है, और अगर सिंगुलर होता है तो इसके साथ वो भी कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। तो न्यू फर्नीचर वॉज ऑर्डर्ड, बी पार्ट में गलती थी, फॉर द प्राइमरी क्लासेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में क्या देखा था हमने? ए स्टडी कंडक्टेड इन 5 स्टेट्स होना चाहिए था, 5 स्टेट नहीं हो सकता, यानी ए पार्ट में गलती थी। क्वेश्चन नंबर 14 को देखें अगर हम, ऑफ दीज दलित आदिवासीज एंड ओबीसीज फॉर्म्ड एन ओवरवेलमिंग 80%, ना कि परसेंटेजेस, यानी बी पार्ट में गलती थी। 15 डेविड इंक्वायर्ड फ्रॉम डोर टू डोर होना चाहिए था, ना कि डोर टू डोर्स, यानी सी पार्ट में एरर नजर आती है यहाँ पे। 16 देखते हैं, प्लेटिनम इज कॉस्टलियर, प्लेटिनम इज कॉस्टलियर देन एनी अदर। अब एनी के साथ अगर अदर लग गया है तो मेटल्स नहीं आ सकता, मेटल आना चाहिए था, यानी बी पार्ट में अदर है। ठीक है, 17 क्वेश्चन पे चलते हैं। दिस कॉन्ट्रवीन्स व्हाट? द 73rd अमेंडमेंट विच एम्स टू गिव पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन टू पीपल फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज इन डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस। कोई गलती नहीं है, नो एरर इसका आंसर था। क्वेश्चन नंबर 18, आफ्टर demonetization bringing back of normal functioning of the working body is the biggest concern होना चाहिए था, यानी डी पार्ट में गलती है। 19, Rashmi was not wearing a helmet while riding a scooty, so by the time she reached my home her hair होना चाहिए था, यानी डी पार्ट में एरर है। 20, this sports season women athletes have outperformed men, नहीं आना चाहिए था, MEN वाला आना चाहिए था, men athletes in most of the primarily male dominant sport। तो कौन से पार्ट में गलती आती थी? सी पार्ट में MAN की जगह MEN चाहिए था। ठीक है, ये थे आज के 10 क्वेश्चंस। आगे हम नाउन के और लेक्चर्स डिस्कस करेंगे, जिसमें थोड़े से डिफ़िकल्ट लेवल पे भी जाएंगे, मॉडरेट लेवल पे भी देखेंगे, और बाद में हम नाउन की थ्योरी को भी डिस्कस करेंगे, उसके साथ बहुत सारे नाउन के क्वेश्चंस करेंगे। और इस तरीके से ही प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शंस, आर्टिकल्स, टाइम एंड टेंस, और बहुत सारे टॉपिक्स इंग्लिश के, जैसे क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल्स, वोकेबलरी, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स जिसे बोलते हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, अनसीन पैसेज, सब कुछ डिस्कस करेंगे, और प्रीवियस ईयर पेपर्स भी करेंगे, ताकि इंग्लिश के पोर्शन में हमारे मार्क्स ना कम हो जाएं और आने वाली वैकेंसीज़ में हम कट ऑफ से बाहर ना हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो चैनल इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक इसको शेयर करें, और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।